करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है फंक्शंस। अब फंक्शंस जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्टैंडिंग पिलर होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाकर जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग फंक्शंस पर बेस्ड होगी। इनफैक्ट हम हर दूसरी तीसरी लाइन के अंदर एक फंक्शन लिख रहे होंगे किसी ना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। फंक्शंस का अगर हमें थोड़ा सा मतलब इमेजिन करना हो तो उसको हम सोच सकते हैं कि एक मैजिक बटन है जिसको पुश करने से कुछ भी काम हमारे लिए परफॉर्म हो जाता है। मतलब एक बटन है जिसको हम जैसे ही दबाएंगे वो काम हो जाएगा। जैसे हमारे पास घर के अंदर लाइट का स्विच होता है या हमारे पास पंखे का स्विच होता है, हम उसको ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है, हम उसको ऑफ करते हैं पंखा बंद हो जाता है, फिर दोबारा ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है। तो हमें जब भी पंखा चलाना हो हम उस स्विच को यूज कर सकते हैं। वैसे ही फंक्शंस ऐसे ही ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, यानी एक चंक ऑफ कोड होते हैं, पीस ऑफ कोड होते हैं जिनको यूज किया जाता है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो जब भी मुझे कोई काम करना होगा हम क्या कर सकते हैं, उस ब्लॉक ऑफ कोड को बुला सकते हैं। फिर जब सेकंड टाइम हमें सेम काम करना होगा फिर दोबारा से उस ब्लॉक ऑफ कोड को बुला सकते हैं। और अभी तक हमने काफी सारे फंक्शंस देखे भी हुए हैं, उनके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। जैसे अभी तक जो हम console.log लिखते आए हैं वो भी अपने आप में एक फंक्शन है। अभी तक जैसे एरेज के अंदर हमने डॉट पुश या फिर डॉट पॉप, इस तरीके की जो चीजें देखी हैं ये अपने आप में सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो जब भी मुझे एरे के अंदर लास्ट में किसी एलिमेंट को ऐड करना होता है तो उसके लिए हम पुश कर देते हैं। ये पुश क्या है, अपने आप में एक मैजिक बटन है जिसको प्रेस करने से वो काम हो जाता है। और जब भी लास्ट से किसी एलिमेंट को डिलीट करना होता है एरे में से हम पॉप कर देते हैं। पॉप क्या है, एक मैजिक बटन है। जैसे ही आप पॉप यूज करेंगे वैसे ही क्या होगा, एरे से लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा। फिर दोबारा हम एरे डॉट पॉप को यूज कर सकते हैं तो दोबारा से लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन का काम होता है किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन, किसी स्पेसिफिक वर्क को, किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करना। और इसीलिए फंक्शंस को यूज किया जाता है और ये बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग को फन बनाते हैं, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्योंकि एक काम हो सकता है मुझे एरे के अंदर लास्ट में जो ऐड करने वाला काम है या लास्ट से किसी एलिमेंट को डिलीट करने वाला काम है वो एक प्रोग्राम के अंदर 100 बार परफॉर्म करना हो या 150 बार परफॉर्म करना हो। तो उतनी बार हम वही लॉजिक उस काम को परफॉर्म करने का बार बार लिखें, उससे बेटर होता है कि हम एक सिंगल लाइन लिखें जो किसी फंक्शन को कॉल करती है जिस फंक्शन में उस काम को परफॉर्म करने का लॉजिक लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि फंक्शंस को एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। तो फंक्शंस को लिखने के लिए हमारे पास दो सिंटैक्स होते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा उसको यूज करने से पहले। यानी जो हमारे घर में पंखे होते हैं उनका जो स्विच होता है, स्विच को पहले इंटरनली तारों से जोड़ा जाता है पंखे के ऊपर, तभी वो स्विच काम करता है। तो ये वही है कि उसका हम लॉजिक बना रहे हैं कि फंक्शन काम क्या करेगा और कैसे करेगा। तो फंक्शन डेफिनेशन से बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इसका नाम क्या है और ये क्या काम करता है। फंक्शन डेफिनेशन लिखने के लिए हम लिखते हैं अपना कीवर्ड फंक्शन एंड उसके बाद हम अपने फंक्शन का कुछ भी नेम लिखते हैं। अब फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम वेरिएबल्स के नेम बनाते हैं वैसे हम फंक्शंस के भी नेम बना सकते हैं। यूजुअली हम इसे अपने कैमल केस के अंदर लिखते हैं, जैसे वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं अपने दो पैरेंथेसिस एंड उसके बाद अपने दो कर्ली ब्रेसेस। अब फंक्शन के अंदर जो भी काम हमें परफॉर्म करवाना होता है वो इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है। हो सकता है हमें कुछ प्रिंट करवाना हो सकता है हमें कुछ नंबर्स को प्रिंट करवाना हो सकता है हमें कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो या कोई एरे हो जिस एरे के साथ हम कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले कुछ भी काम कर सकते हैं हम फंक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है हेलो, उसके बाद पैरेंथेसिस लिखे, कर्ली ब्रेसेस लिखे और इस फंक्शन का काम है हेलो को प्रिंट करवाना। तो इस फंक्शन के अंदर एक लाइन है console.log hello। अब यही सेम डेफिनेशन हम अपने कोड के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक फोल्डर हमने बनाया है जावास्क्रिप्ट नाम से, इसके अंदर index.html है और app.js है जिसे हमने ऑलरेडी लिंक कर दिया है स्क्रिप्ट टैग से। अब हम इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं, फंक्शन, इसका नाम है हेलो। और जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, मतलब इस फंक्शन को जब भी हम यूज करेंगे ये हमेशा हेलो प्रिंट करवाएगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं console.log hello। इसको कर लिया सेव और अपने वेब पेज को हम कर सकते हैं रिफ्रेश, पर रिफ्रेश करने से कुछ होगा नहीं। ये जो फंक्शन है सिर्फ कोड के अंदर लिख देने से फंक्शन रन नहीं होता। फंक्शन को रन करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, फंक्शन को कॉल करना मतलब फंक्शन को यूज करना।
यूज करने के लिए हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं पेरेंथेसिस और फिर हमारा सेमीकोलन। जैसे अगर हमें इस हेलो फंक्शन को यूज करना है तो हमें लिखना पड़ेगा हेलो, यानी जो हमारे फंक्शन का नाम है, उसके बाद पेरेंथेसिस एंड हमारा सेमीकोलन। तो जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। मतलब फंक्शन के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है वो फिर एग्जीक्यूट होंगी या वो सच हो जाएंगी। जैसे अगर यहाँ पर हमें फंक्शन को यूज करना है तो हम कुछ इस तरीके की लाइन लिखेंगे हेलो को यूज करने के लिए। अब जाकर करेंगे रिफ्रेश तो क्या होगा, हमने हेलो को कॉल किया तो हमारे पास हेलो आकर प्रिंट हो गया। हम चाहें तो हेलो को 3 बार भी यूज कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को जितनी मर्जी चाहे उतनी बार कॉल किया जा सकता है। अगर हमने इसे 3 बार कॉल किया तो क्या होगा, हमारे पास 3 बार हेलो प्रिंट होगा। अगर हमने इसे 6 बार कॉल किया, सेव रिफ्रेश, तो हमारे पास 6 बार हेलो प्रिंट होगा। तो हम बहुत सारे यूजफुल काम है जो फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको फिर बाद में जाकर हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक और फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन का काम है हमारा नाम प्रिंट करना। तो हम इसको नाम दे सकते हैं प्रिंट नेम, ये इस फंक्शन का नाम है। फिर हमने लगाए पेरेंथेसिस और अब फंक्शन कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करेगा हमारा नाम। लेट्स सपोज हमारा नाम है अपना कॉलेज, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। पर रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस फंक्शन को एक्चुअली कॉल करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। तो हम इसका नाम लिखेंगे एंड उसके बाद लगाएंगे पेरेंथेसिस, सेमीकोलन, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, हमारा नाम हमारे पास आकर प्रिंट हो गया। उसी तरीके से हम मल्टीपल लाइनें भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज सेकंड लाइन में मैंने अपना नाम प्रिंट करवाया, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जितना भी काम फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो सारा काम परफॉर्म हो जाएगा। हम चाहें तो फंक्शन के अंदर लूप्स भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे लूप्स लगाने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करवाता है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं प्रिंट 1 to 5। ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। इसके अंदर हम एक लूप लगा सकते हैं फॉर लेट i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और हर बार इस फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे अपना i। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको हम कॉल करेंगे, यहाँ पर कहीं भी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉलिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट 1 to 5 एंड इसे हम कर देते हैं कॉल, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ है, 1 से लेकर 5 तक हमारे सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ गए। जैसे हमने लूप्स किए हैं फंक्शंस के अंदर यूज, वैसे ही हम अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। जैसे लेट्स सपोज हमारा एक फंक्शन है जो बताता है कि कोई भी व्यक्ति एडल्ट है या नहीं है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इज एडल्ट। इसके अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर हम एक एज वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 18। तो हम फिर कंडीशंस लिख सकते हैं, अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस केस में हमें प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग एडल्ट, एल्स हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे नॉट एडल्ट। इसे कर लेते हैं सेव एंड अब हम कॉल करेंगे अपने इज एडल्ट फंक्शन को। तो हम लिख सकते हैं इज एडल्ट, सेव एंड रिफ्रेश। अब क्योंकि एज 18 हमने डिफाइन की हुई है फंक्शन के अंदर तो हमारे पास एडल्ट प्रिंट होकर आएगा। इस एज को अगर हम चेंज कर देंगे टू 13, सेव रिफ्रेश, तो हमारे पास नॉट एडल्ट प्रिंट होकर आएगा। तो जितना भी लॉजिक हमने सीखा है, लॉजिक इन द सेंस कि हमने वेरिएबल सीखे हैं, डेटा टाइप सीखे हैं, एरे सीखे हैं, स्ट्रिंग सीखी है, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट सीखे हैं, स्विच स्टेटमेंट सीखे हैं, हमने अपने लूप सीखे हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें हम अपने फंक्शन के अंदर लॉजिकल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अपने पूरे काम को हम एक फंक्शन की फॉर्म में रैप कर सकते हैं। अब कभी भी प्रोग्राम के अंदर अगर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना होगा तो सिंपली हमें इस फंक्शन को यूज करना है, हमें दोबारा बार बार लूप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कभी भी नाम प्रिंट करवाने होंगे तो हम सिंपली इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो हमें बार बार ये लाइन कंसोल डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं है और फंक्शन को बुलाने के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखनी पड़ती है। तो बहुत सारे पीस ऑफ कोड को बार बार लिखने का जो एफर्ट होता है उसको बचाने का काम हमारे फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमें क्रिएट करना है एक फंक्शन दैट प्रिंट्स अ पोम। तो किसी भी पोम को हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, अपना पहले वाला कोड हम हटा लेते हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं, फंक्शन प्रिंट पोम। इसके अंदर लेट्स सपोज हम वैसे तो ऐसे मुझे पोएम नहीं आती, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम जो है उसको हम प्रिंट करवाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद दोबारा से अपनी लाइन लिख देंगे।
रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, ये फंक्शन रन नहीं करेगा, पर जब भी हमें इस पोएम को प्रिंट करवाना होगा तो हम लिख सकते हैं अपने फंक्शन का नाम, उसके बाद पेरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लाइनें हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगी। मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, आप इसको बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से किसी भी नए फंक्शन को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ काम लिख सकते हैं और फिर हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब हम एक हल्का सा छोटा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ फंक्शन टू रोल अ डाइस। तो हमने घर के अंदर सांप सीढ़ी खेला होगा या फिर हमने लूडो खेला होगा, तो उसमें हम डाइस को रोल करते हैं। डाइस के ऊपर हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर है जो डिस्प्ले होकर आ सकता है। तो ऊपर वाली साइड पर डाइस के ऊपर जो नंबर दिखाई देता है उसको हम नंबर की तरह काउंट करते हैं। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो एक डाइस को रोल करता है और हमेशा 1 से लेकर 6 तक में से। अब डाइस क्योंकि जब भी रोल करते हैं लूडो खेलने के लिए, स्नेक एंड लैडर खेलने के लिए, तो क्या करता है, हर बार एक रैंडम नंबर दिखाता है। तो हमें बेसिकली 1 से 6 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने वाला एक फंक्शन बनाना है। तो अब इस फंक्शन को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी रैंडम नंबर को जनरेट करने का क्या लॉजिक होता है। रैंडम नंबर्स के बारे में जब हमने ऑलरेडी मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था तब हम पढ़ चुके हैं कि रैंडम नंबर्स को जनरेट कैसे करना है। रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए हम मैथ ऑब्जेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं या मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है डॉट रैंडम। ये क्या करेगा, ऑलरेडी एक मेथड है जो एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। अब हम चाहते हैं हमें 1 से लेकर 6 तक मैक्सिमम इसी रेंज में नंबर चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 के साथ एंड फिर इस पूरे नंबर को हम पास कर देते हैं अपने मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन को। तो फ्लोर क्या करेगा, इसके अंदर से हमारे डेसिमल के बाद वाले जो सारी वैल्यूज है उनको हटा देगा एंड फिर इसके अंदर हम कर देंगे +1, क्योंकि इतनी जो लाइन है ये 0 से लेकर 5 तक नंबर्स को जनरेट करेगी और +1 करके हम 1 से लेकर 6 तक नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार इसको यूज करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट रैंडम इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, जिसके अंदर हम यूज करेंगे अपना मैथ डॉट रैंडम फंक्शन और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और यहाँ पर कर देंगे +1। सेव एंड अब कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम अपने रैंडम को। अभी क्या है, इसे हमने फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा, इसे हमने डायरेक्टली अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख दिया है। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अभी हमारे पास क्या आया, 6 आया जब डाइस ने रोल किया। रिफ्रेश करेंगे, इस बार 5 आया, इस बार 2 आया, इस बार 4 आया, इस बार 3 आया, 5 आया एंड इस तरीके से हर बार हमारे पास एक रैंडम नंबर आएगा। बस यही रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हमें इस पूरे के पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर ट्रांसफर करना है। तो इसे कर लेते हैं कट एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन, इसको हम नाम देने वाले हैं रोल डाइस। रोल डाइस के अंदर हम इसका पूरा का पूरा लॉजिक जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, फिर उस रैंडम नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम अपना रोल डाइस फंक्शन कॉल कर सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। रोल जब हुआ डाइस तो हमारे पास 3 प्रिंट होकर आ गया, इस बार भी 3 आया, इस बार 4 आया, इस बार 3 आया एंड इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम्स अपने डाइस को रोल कर सकते हैं जितने मर्जी चाहें। तो अगर लेट्स सपोज लूडो खेल रहे हैं, 4 प्लेयर हैं, तो 4 बार हम डाइस को रोल कर सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये 4 जो हैं हमारे फर्स्ट 4 टर्न्स हो गए, उसके बाद 2 और टर्न्स हो गए। तो बेसिकली घर पे अगर किसी के स्नेक एंड लैडर आप खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, डाइस मिल रही है, तो यू कैन जस्ट राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जिसमें आप ये फंक्शन बना सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपके लिए एक डाइस रोल क्रिएट हो जाएगा। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट खैर वो तो बहुत दूर की बात है, यूजुअली ऐसा होता भी नहीं। बट हाँ, इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने वाला कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, उसको हम फिट इन कर सकते हैं एक फंक्शन की फॉर्म में एंड फिर उस लॉजिक को हम बार बार रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। यानी हमारे जो फंक्शंस होते हैं अभी तक हमने उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब झगड़ा नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली वैल्यूज हैं जो हम एक फंक्शन को पास करते हैं। हो सकता है हमारा एक फंक्शन ऐसा हो जो किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता हो। जैसे हमने एक नाम प्रिंट करवाने वाला फंक्शन लिखा, तो उस फंक्शन के अंदर हो सकता है हर बार यूजर का कोई अलग नाम हो जिसको हमें प्रिंट करवाना हो, तो उसके अंदर उस वैल्यू को फंक्शन को हमें देना पड़ेगा। तो फंक्शन को जब भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं, उसकी कुछ कैलकुलेशन कर सकता है फंक्शन उस वैल्यू पे या कुछ और चीज कर सकता है, तो उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, अपने फंक्शन के सिंटैक्स में हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमें देने होते हैं
उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, यानी कौन से वेरिएबल के अंदर जाकर वो आर्ग्यूमेंट स्टोर होने वाला है, सेव होने वाला है। जैसे लेट्स सपोज हमारा ये आर्ग्यूमेंट वन एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेव हो गया, इनको हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, और फिर हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट आएगा। इस तरीके से हम जितने मर्जी चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो बेसिकली जब भी हम फंक्शन को इनपुट देते हैं, इनपुट देना यानी किसी भी वैल्यू को पास करना ताकि उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें, तो वो वैल्यू जब पास होती है उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कह देते हैं। तो लेट्स सपोज अभी तक हमने एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर किया था जिसका काम था नाम को प्रिंट करवाना। तो प्रिंट नेम क्या करता था, सिंपली console.log, यहाँ से हम लेट्स सपोज एक फिक्स्ड नाम था जो प्रिंट करवाते थे। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक भी आर्गुमेंट नहीं है क्योंकि हमारे जो पेरेंथेसिस है वो कंप्लीटली खाली है। पर अगर हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर जो नाम यूजर से आए वही नाम प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नेम वेरिएबल बना सकते हैं। नेम वेरिएबल बनाने का मतलब होगा कि जो भी वैल्यू इस फंक्शन को पास की जाएगी वो इस नेम वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। और अब हम सेव करवाएंगे और अब हम प्रिंट करवाएंगे अपने नेम को। तो console.log करके हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने नेम को। एंड अब इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इसके अंदर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है नेम। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अब हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट नेम। तो प्रिंट नेम अभी खाली हमने दिया हुआ है, पर खाली नहीं देना क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, तो इसके अंदर हमें कोई वैल्यू पास करनी है। लेट्स सपोज इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं श्रद्धा। अब ये जो श्रद्धा है ये एक पैरामीटर है जो यहाँ पर आकर इस आर्ग्यूमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो फंक्शन क्या प्रिंट करवाएगा, श्रद्धा प्रिंट करवाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो यहीं पर बार बार अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं प्रिंट नेम, एंड इसके अंदर इस बार हम पास कर देंगे अमन। तो क्या हुआ, इसने वही चीज लाकर हमें प्रिंट करके दे दी। हम चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, पास किया तो वही नेम प्रिंट करके हमें दे दिया, या फिर हमने कुछ और नेम लिखा तो वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से इस फंक्शन को अब आप जो भी वैल्यू देंगे वो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। हम चाहें तो इसे मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान है, कोई यूजर है जो इसे अपना नेम एंड एज दोनों पास कर रहा है, तो हम नेम कॉमा एज इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इसको प्रिंट नेम की जगह हम नाम दे सकते हैं प्रिंट इन्फो। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेम आ गया है आर्गुमेंट में, एंड दूसरा आर्गुमेंट या पैरामीटर। इनफैक्ट आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो दिखा भी देगा VS कोड आपको कि एक पैरामीटर है एज और ये वाला एक पैरामीटर है आपका नेम। अब हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो नेम एंड एज है अब ये वेरिएबल्स की तरह हैं, इनको बस हमने लेट कीवर्ड से डिफाइन नहीं किया, पर बेसिकली ये हमारे वेरिएबल्स हैं फंक्शन के। तो यहाँ पर अब हम प्रिंट करवा सकते हैं, अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं नेम apostrophe s एज इज, एंड उसके बाद हम अपनी एज को प्रिंट करवा सकते हैं। डॉट सेव कर लेते हैं, एंड इस बार फंक्शन को हम पास करेंगे नेम एंड एज, सेव एंड रिफ्रेश। जावास्क्रिप्ट ने हमें क्या एरर दिया, प्रिंट नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट नेम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पर फंक्शन का नाम एक्चुअली चेंज होकर क्या हो गया, प्रिंट इन्फो। तो हम इसके नाम को एडिट करके करेंगे प्रिंट इन्फो, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर आया श्रद्धाज एज इज 23। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर नेम एंड एज दोनों हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। अगर हम चाहें तो दोबारा से एक और फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इस बार सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, सेव रिफ्रेश। तो रजत एज इज 19। तो इस तरीके से मल्टीपल सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देखने वाले हैं कि जब हम प्रिंट इन्फो लिखेंगे और इसके अंदर इस बार लेट्स सपोज हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास की, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया करंट एज इज अनडिफाइंड। ऐसा नहीं हुआ कि हमने सेकंड जो पैरामीटर है उसको पास नहीं किया तो हमारे पास एरर आ गया, हमारा कोड चलना बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपली जितने पैरामीटर्स हमने पास किए उतने तो सही से प्रिंट हो गए, पर जो लास्ट पैरामीटर हमने पास ही नहीं किया उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमारे पास अनडिफाइंड आ गया कि एज के अंदर अभी कोई वैलिड वैल्यू नहीं है, तो ये जो वेरिएबल है ये अनडिफाइंड है, तो उसके लिए हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आ गया। अब इस तरीके की जो चीज होती है फंक्शंस के अंदर, उसका रीजन ये होता है कि फंक्शंस के अंदर हम चाहें तो शुरुआत से जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पास कर सकते हैं और लास्ट वाले जितने मर्जी आर्गुमेंट्स को हम मिस आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट वाला हमने पास कर दिया और शुरुआत वाला हमने मिस आउट कर दिया, क्योंकि फंक्शंस के अंदर ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ऑर्डर कहने का मतलब है कि जो वैल्यू आप पहले पास करेंगे वो आपके पहले आर्गुमेंट में जाकर सेव होगी, जो वैल्यू आप बाद में पास करेंगे वो आपके बाद वाले आर्गुमेंट में जाकर सेव होगी। तो अगर हमने सिर्फ आर्गुमेंट 1 को पास किया तब तो ठीक है, सिर्फ आर्गुमेंट 1 की वैल्यू जाएगी, एक वैलिड वैल्यू होगी और बाकी सारे आर्गुमेंट्स के अंदर अनडिफाइंड सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं हम एक सिंगल वैल्यू पास कर देंगे और वो आर्गुमेंट 2 के अंदर जाकर सेव हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं सिर्फ एज पास करूं, मैंने एज पास की 14, तो यहाँ पर अगर हम सोच रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि 14 जो है एज है, नाम नहीं होने वाला। तो इसको अगर हम करेंगे रिफ्रेश तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये क्या कर रहा है, नेम की जगह इसने 14 ले लिया है। तो इसका रीजन ये है कि जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो ऑर्डर वाइज हमारे आर्गुमेंट्स में जाकर स्टोर होती है। जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि नेम एक स्ट्रिंग होनी चाहिए और एज एक नंबर होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट को तो बस पता है कि ये रैंडम वेरिएबल्स है और इनके अंदर जाकर कुछ वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो उसने क्या किया, 14 को जाकर उसने नेम के अंदर स्टोर करा दिया और क्योंकि हमने कोई सेकंड वैल्यू पास नहीं की तो उसने एज के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कराया, वो हमारा वेरिएबल अनडिफाइंड रह जाएगा। इसीलिए जब भी फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस ऑर्डर में हमने आर्गुमेंट्स को डिफाइन किया है उसी ऑर्डर में वैल्यूज को पास करना है। इसके साथ साथ हम चाहे तो बाद वाली वैल्यूज को स्किप कर सकते हैं, पर शुरुआत वाली वैल्यूज को हमें नहीं स्किप करना होता। अब हम यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। हम एक फंक्शन बना सकते हैं सम। सम क्या करेगा, सम को जो भी हम दो नंबर्स देंगे ये उनका सम कैलकुलेट करके हमें प्रिंट करके देगा। तो सम को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब सम के अंदर जो दो नंबर्स आएंगे, लेट्स सपोज हम a और b पास करते हैं, तो उसका वो सम प्रिंट करके देगा console.log a plus b। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब जब हम सम को कॉल करेंगे इसके अंदर हम पास कर सकते हैं 1 and 2। सिमिलरली सम के अंदर दोबारा हम पास कर सकते हैं 4 and 5 और सम के अंदर हम पास कर सकते हैं 7 and 8। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आना चाहिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए, यहाँ पर 15 आना चाहिए। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या आया हमारे पास, 3 आया, 9 आया, 15 आया। तो इस तरीके से जब भी हमें दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करना होगा, एंड दो बहुत बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं 7 8 9 3 2, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सम को कॉल कर सकते हैं एंड फिर उन नंबर्स का हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, चीजों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, ऐसे फंक्शन कॉल करने से बेटर होता कि हम 1 + 2 ही लिख देते, पर इसको हम बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे डाइस को रोल करने के लिए हमने इसको यूज किया था, उसी तरीके के बहुत सारे सिमिलर काम।